हेलो बच्चों, मैं हूं श्रीकांत और स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 इस चैप्टर का। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके पहले हम बता चुके हैं डोबेरानर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर लास्ट का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, तब आगे देखने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज समझेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में। सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो साहब बैठे हुए हैं दाढ़ी मूछ वाले, ये मेंडलीफ साहब हैं, जिनका जन्म हुआ था इमित्री इवानोविच मेंडलीफ का नाम था और जन्म हुआ 8 फरवरी 1834 को रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। तत्वों के वर्गीकरण में इनका आधार परमाणु द्रव्यमान था। अभी तक सभी का आधार क्या रहा? परमाणु द्रव्यमान ही रहा। और इनके समय कितने तत्व शामिल हो गए थे? 63 को। कितने? जो डोबेरानर थे उनके पास कितने तत्व थे? 33 तत्व थे। उसके बाद न्यूलैंड के पास 56 तत्व थे और इनके पास कितने तत्व हो गए? 63। बात समझ में आया? ऊर्ध्व स्तंभ को समूह के रूप में कहा गया। जो खड़ा खड़ा लाइन होता है, ठीक है, जो खड़ा खड़ा लाइन होता है उन्हें कहा गया ग्रुप, जिसकी संख्या 8 होती है, इन्होंने कहा। और क्षैतिज माने भूमि के समांतर। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ये क्षैतिज रेखाएं 7 रेखाएं बताया गया, जिनको आवर्त या पीरियड कहा गया। बात समझ में आया? इन्होंने क्या कहा? 8 ऊर्ध्व स्तंभ और 7 क्षैतिज रेखाएं पंक्तियों के बारे में डिस्कस किया। इन्होंने क्या कहा? कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त होता है। परमाणु द्रव्यमान को ही आधार मानते हुए उन्होंने क्या किया? तत्वों का अरेंज किया। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत आधार माना। क्या माना? तत्व से बनने वाला हाइड्राइड और ऑक्साइड का मेन आधार बनाया, हाइड्राइड और ऑक्साइड। ठीक है, ये है मेंडलीफ का आवर्त सारणी। ठीक है, पहला ग्रुप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला ग्रुप है ना? 1 2 कितने ग्रुप है? 8। और कितनी क्षैतिज रेखाएं? 7 को है। ठीक है, सबसे पहले क्या रखा? यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? सजाया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इनके जो सिद्धांत था, इनके साथ क्या फ़ायदा हुआ, इनका क्या क्या मिला, वो समझिएगा। पहला जो मिला, इन्होंने सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे ताकि वह तत्वों को उनके सही स्थान पर रख सके। मैंने इन्होंने क्या किया था? जो बनाया था पीरियड, उनको क्या किया था? वहाँ पे कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, टाइटेनियम का समूह 3 में एक स्थान छोड़कर 4 समूह में रखा गया। टाइटेनियम को क्या किया? 3 में एक स्थान छोड़ के समूह 4 में रखा गया। ठीक है, और उसके बाद आर्सेनिक को समूह 4 में रखा और पास के 2 स्थान का किया? खाली छोड़ दिया। बाद में ये स्थान का हो गया? अस्केडियम और गैलियम तथा जर्मेनियम की खोज होने पर वहाँ इसको रख दिया गया। बात समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया? रिक्त स्थान खोज दिया था, क्योंकि इनको पता था कि भविष्य में और तत्व का खोज होने वाला है। देख लीजिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो डेंड्रिन लिखा हुआ है डोबेरानर का त्रिक है, और ये जो पूरा एकदम पूरा गाढ़ा है वो मेंडलीफ का, ठीक है, तत्व समूह है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ ने भविष्य में नए तत्व मिलने की भविष्यवाणी भी कर दी और इनका नाम संस्कृत के एक शब्द एका का प्रयोग किया। उसका नामकरण कहा गया एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रखा। अब बताया कि ये न्यू तत्व, ठीक है, न्यू तत्व जो बोरान है एल्युमिनियम सिलिकॉन से कितना दूर है। ठीक है, ये बताया। उसका परमाणु द्रव्यमान के बारे में इस टेबल के माध्यम से भी बताया।
ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान 68 हो गया, गैलियम का इतना हो गया, ये ऑक्साइड का सूत्र बना दिया, ठीक है, ये क्लोराइड का सूत्र बनाया, ठीक है। तीसरा क्या उपलब्धि पाया कि जो नोबेल गैसों के मालूम पड़ने पर मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन गैसों को आसानी से स्थान मिल गया। इनके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम था ओ ग्रुप। क्या बनाया था? ओ ग्रुप। इतना मेहनत करने के बाद भी इनके आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां रह गया। अब देखो क्या रह गया कि हाइड्रोजन को स्थान ये नहीं दे पाए, ठीक है, हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु से मिलता है। यह ऑक्सीजन, हैलोजन तथा सल्फर की तरह यौगिक सूत्र बनाता है। हैलोजन की तरह यह द्विपरमाणुक होता है, H2 वाला। धातुओं तथा धातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो हाइड्रोजन के साथ समस्या उत्पन्न हो गया। देखो HCl, H2O, सल्फर H2S, NaCl, सोडियम ऑक्साइड हो गया, है ना, Na2S हो गया। समस्थानी के बारे में इनको क्या था समस्या? वह तत्व जिनके रासायनिक गुण समान अब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो समस्थानिक कहा गया। तत्वों के समस्थानिक का पता चलने पर मेंडलीफ के सारणी में जगह नहीं मिल पाया। जब समस्थानिकों का मालूम पड़ा तो इनके तत्वों का स्थान इनके आवर्त सारणी में नहीं मिल पाया। जैसे क्लोरीन का 35 है, क्लोरीन का 37 होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 4, इन सारे तत्वों का स्थान ये नहीं दे पाए, ठीक है। जिनका रासायनिक गुण समान होता है अब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। आगे है द्रव्यमान की स्थिति। मेंडलीफ ने अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रख दिया। कैसे? जैसे कोबाल्ट का निकेल के पीछे रख दिया। तो कोबाल्ट का होता है इतना और निकेल का 58 होता है, तो क्या किया, कोबाल्ट को निकेल के पीछे रख दिया। तो कोबाल्ट का ज़्यादा है और निकेल का कम है। आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया, आर्गन का इतना होता है, पोटेशियम का इतना होता है। तो कुछ समस्याएं भी हो गई इनके साथ। तत्वों की स्थिति यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मेंडलीफ ने अपने वर्ग में असमान तत्वों को एक साथ रखा, असमान तत्वों को एक साथ रखा। कॉपर, ठीक है, सोना, चांदी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे क्षारीय धातु को साथ साथ रख दिया, क्योंकि इनके गुण क्या है, बहुत अलग है। इनके गुण क्या है, बहुत अलग है। तो इस प्रकार जो मेंडलीफ ने जो उपलब्धि पाया उनके साथ साथ कुछ कमियां भी हो गई, इसलिए इनका भी है सो इनका रोल बहुत ज़्यादा बेहतर था, इनमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कमी हो जाने के कारण थोड़ा सी इसमें डाउट हो गया। ठीक है, मेंडलीफ आवर्त सारणी को भी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में अंतिम टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।